शाम के 6 बज रहे थे। रमेश एक फंक्शन अटेंड करने के लिए तैयार हो रहा था। इसी बीच उसकी पत्नी सपना तैयार होकर आई और बोली, औरत होते हुए भी मैं इतनी जल्दी तैयार हो गई, फिर तुम्हें क्यों लग रहा है इतना टाइम? चलो ना, जल्दी करो। हाँ, मैं रेडी हूँ। हमने अपने घर में इतना सारा पैसा और सोना रख रखा है, तुमने मेरी नहीं सुनी जब मैंने तुमसे शहर में घर लेने के लिए मना किया। डरो मत स्वप्ना, मैंने छोटे भाई से कहा है यहाँ आने के लिए। तभी रमेश का छोटा भाई वहां आ जाता है। देखो स्वप्ना, कमल आ भी गया। कमल, हम एक शादी कार्यक्रम अटेंड करने जा रहे हैं, कल तक आएंगे वापस। तब तक तुम यही रहो और संभल कर रहना। ओके भाई, आप आराम से जाइए। फिर रमेश और स्वप्ना एक कार में शादी के लिए निकल गए। वहां कमल हॉल में बैठकर अपने मोबाइल पर फेसबुक चेक कर रहा होता है। कुछ देर बाद उसे प्यास लगी और उसने फ्रिज का डोर खोला। तभी अचानक बिजली चली गई। इससे कमल घबरा गया और फ्रिज से बोतल निकालकर जल्दी से पानी पीने लगा। इसी बीच उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे से कोई भागा। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। मैं जबरन ही डर गया। ये करंट कब आएगा वापस? ये कहते हुए उसने फ्रिज का डोर बंद किया और उसी पल बिजली वापस आ गई। थैंक गॉड, करंट आ गया। ये सोचते हुए वो सोफे पर बैठ जाता है और फिर से अपने फोन पर मैसेजेस देखने लगता है। अचानक उसे ऊपर पायल की छमछम सुनाई देती है। कमल ऊपर जाकर सब ओर देखता है। वहां हर तरफ सन्नाटा होता है और कोई नहीं दिखाई देता। डैम, मैं किन ख्यालों में हूँ आज। ये सोचते हुए वो फिर से आकर हॉल में बैठ जाता है। कुछ देर बाद कार में जाते हुए रमेश ने कहा, घर पर भाई ने कुछ खाया है या नहीं? एक बार कॉल करके देखता हूँ कि कुछ खा ले। ये कहते हुए उसने अपने भाई को कॉल लगाया। अरे कमल, खाना बना हुआ है, किचन में रखा है, जाओ और खा लो। हाँ भाई, मैंने अभी खाकर खत्म किया है। ओके, बहुत जल्दी भूख लग गई तुझे। हमारे बेडरूम में टीवी और इंटरनेट है, अगर बोर महसूस करो तो ऊपर चले जाना, ठीक है? ठीक है भाई, बाय। ये कहते हुए उसने कॉल काट दिया और ऊपर रमेश के बेडरूम में चला गया। टीवी ऑन करते हुए कमल को एक लड़की की मूर्ति दिखाई देती है जिसकी लंबाई उसी के बराबर है। वो मूर्ति ऐसा लगता है कि कमल की तरफ देखकर मुस्कुरा रही हो, लेकिन वो देखने में बहुत भयानक होती है। उसे देखकर ओह नो, ऐसा लग रहा है कि ये मूर्ति मुझे देखकर हंस रही है। बहुत डरावनी है। अच्छा हुआ कि मैंने इस मूर्ति को जब करंट गया था तब नहीं देखा। अगर अंधेरे पे इस पर नजर पड़ जाती तो मैं सांस रुकने से मर ही जाता। इन लोगों ने इस मूर्ति को यहाँ रखा क्यों है? ये सोचते हुए उसने टीवी ऑन किया और देखने लगा, लेकिन बार बार उसकी नजर उस मूर्ति पर जाकर टिक रही थी। अचानक उस मूर्ति की आंखें लाल रंग की हो गईं। ये इस मूर्ति की आंखों में तो खून उतर आया है लग रहा है, लेकिन मैं पहले देखा था तब तो ऐसी नहीं थी। ये सोचते हुए वो पास गया और उसकी आंखों को करीब से देखा। उसे महसूस हुआ कि वो मूर्ति उसे गुस्से से देख रही है और उससे बदला लेगी। इससे वो घबरा गया। रात के 10 बज चुके थे। तुरंत उसने रमेश को कॉल लगाया। हाँ बोलो कमल। भाई, टीवी के बगल में रखी मूर्ति देखने में बहुत भयानक है, मैं उसे किसी कपड़े से ढक दूं? ये सुनकर रमेश हैरान रह गया और बोला, तुम क्या कह रहे हो कमल? वहां से फौरन बाहर निकलो, भागो जल्दी, मैं बस पहुंच रहा हूँ। क्या हो गया भाई? हमारे घर में ऐसी कोई मूर्ति है ही नहीं, तुम भागो बाहर। फौरन कमल ने कॉल काटा और बाहर भागने लगा। तभी उस कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जब उसने पीछे देखा तो मूर्ति उसकी तरफ बढ़ रही थी। कमल ने दरवाजे खोलने की बेइंतहा कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुले और अगले ही पल उस मूर्ति ने उसका गला पकड़ लिया। प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा गला मत दबाओ। उस मूर्ति ने अट्टहास मारा और उसकी गर्दन पर काटकर बहुत बेरहमी से उसे मार डाला। कुछ देर बाद रमेश और स्वप्ना पुलिस के साथ घर पहुंचते हैं, लेकिन कमल पहले से ही फर्श पर लहूलुहान पड़ा होता है। उसे इस हालत में देखकर सब सन्न रह जाते हैं, लेकिन वहां कोई मूर्ति नहीं मिलती। वो उस जगह का सीसीटीवी फुटेज भी चेक करते हैं। उन्हें घर के अंदर कोई दाखिल होते नहीं दिखता। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। रमेश और स्वप्ना को समझ नहीं आता कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। बेहद डरे हुए और दुख के साथ वो दूसरे घर शिफ्ट कर जाते हैं। शिवपुर गांव के ग्रामीण सुकून से रह रहे होते हैं। एक दिन रात के वक्त जब सब सो रहे थे, एक अजीब सा साया भयानक आवाज करता और जोर जोर से चीखता हवा में तैरता दिखाई देता है, जो देखने में बहुत डरावना होता है। उसे देखकर सब सहम जाते हैं, लेकिन शेखर नाम का एक व्यक्ति नहीं डरता और सोचता है, ये क्या है?
ये साया अचानक यहाँ क्यों आ गया? अगले दिन सुबह सारे गांव वाले एक पेड़ के पास इकट्ठे होकर रात की घटना के बारे में बात करते हुए, कल रात हमारे गांव में एक अजीब से साये ने सबको डरा दिया। क्या कोई देख सका कि वो कैसा था? रमेश सामने आकर कहता है, मैंने उसे साफ साफ देखा था। वो एक बहुत डरावनी शैतान थी। मैंने उसे एक आदमी को उठाकर ले जाते भी देखा। उसकी बात सुनकर सारे गांव वाले डर जाते हैं, लेकिन शेखर अचरज से कहता है, लेकिन आज के जमाने में शैतान के होने की सोचना अजीब लगता है। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, डरने की बात नहीं है। मैं एक तांत्रिक को अच्छे से जानता हूँ, उसे बुलाकर इस बारे में पूछते हैं। फिर सारे गांव वाले वहां से चले जाते हैं। उस रात भी वो शैतान हवा में उड़ती दिखाई दी। उसके हाथ में 2 कटे सिर थे जिनसे खून बह रहा था, जिसे देखकर शेखर उस खून को छूकर देखता है और उसे सूंघता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि वो क्या चीज है। सारे गांव वाले बहुत सहमे हुए होते हैं। अगले दिन सुबह शेखर उन खून के धब्बों की जांच एक प्रयोगशाला में करता है और जान जाता है कि वो सिर्फ लाल रंग का पानी है। तुरंत वो गांव वापस आता है। उस दिन सारे ग्रामीण एक पेड़ के पास जमा होते हैं। फिर रमेश एक तांत्रिक को लेकर आता है और उसे बीती 2 रात की घटना के बारे में बताता है। वो तांत्रिक कुछ अनुष्ठान करके कहता है, किसी पुराने द्वेष के कारण एक भयानक शैतान इस गांव में घूम रही है और मनुष्यों को देखते ही उन्हें मार डालती है। अपनी जान बचानी है तो तुरंत इस गांव को छोड़ दो। तभी शेखर आकर सारी स्थिति का जायजा लेता है और खून की सच्चाई बिना बताए, मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूँ जो उस शैतान को नष्ट कर देगा। आप लोग शांति रखें, मैं अपने गांव की उस शैतान से रक्षा करूंगा। इससे वो असमंजस में पड़ जाते हैं। इस तांत्रिक ने कहा कि वो शैतान सबको मार डालेगी। हमारे गांव वाले तुम्हारी वजह से अपनी जान गंवा देंगे। मेरी बात सुनो और बस एक रात रुक जाओ, मैं इस शैतान के मसले को हल कर लूंगा। इससे उन गांव वालों को कुछ समझ नहीं आता कि क्या कहें और वहां से चले जाते हैं। उस दिन फिर आधी रात में वो शैतान दिखाई देती है, लेकिन शेखर नहीं डरता और उसका पीछा करता है। वो गांव के बाहर एक गुफा के सामने जाकर ठहर जाती है और रमेश उसे अंदर ले जाता है। फिर शेखर धीरे से अंदर जाकर देखता है। वो शैतान की शक्ल में एक उड़ने वाला यंत्र होता है। ये देखकर शेखर समझ जाता है कि ये खेल रमेश ने किसी मतलब को पूरा करने के लिए खेला है। फिर रमेश और वो तांत्रिक आपस में बात करते हैं। अगर हम शेखर को मार डालें तो सारे ग्रामीणों को भगा सकते हैं। हाँ, अगर हम शेखर को मारकर ये कहें कि उस शैतान ने उसे मार डाला तो वो भरोसा कर लेंगे। ये सुनकर शेखर तुरंत गांव वालों को जाकर चल रही साजिश की खबर देता है। इससे सारे ग्रामीण लाठियां लेकर वहां आते हैं और रमेश और उस तांत्रिक की जमकर धुनाई करते हैं और उन्हें एक पेड़ से बांध देते हैं। तुम इन गांव वालों से ये गांव क्यों खाली करवाना चाहती हो? अगर तुमने सच नहीं कहा तो तुम दोनों को यही मारकर गाड़ देंगे। इस गांव में एक बहुत कीमती पदार्थ मौजूद है जिससे हम करोड़ों कमा सकते हैं। हमें लगा था कि एक शैतान का डर दिखाकर हम सारे गांव वालों को ये गांव छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। उसकी बात सुनकर सारे गांव वाले बहुत नाराज हो जाते हैं और उन दोनों को सही सजा दिलाने के लिए पुलिस को सौंप देते हैं। भूपति की नातिन 10 साल तक अमेरिका में रही पढ़ाई के लिए। 10 साल बाद वो अपने दादाजी के पास वापस आई। बेटा, कितने दिनों के बाद आज देखा तुम्हें। मुझे क्षमा कीजिए दादाजी, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कई बार कोशिश किया आपके साथ मिलने के लिए, पर हो नहीं पाया। मैं काफी दूर रहती थी। अब मैं वापस आ गई हूँ, साथ में रहेंगे और बहुत मजे करेंगे। ये सुनकर भूपति काफी खुश हुए। एक दिन काव्या भूपति के पास आकर बोली, मेरा समय नहीं कट रहा है दादाजी, चलिए ना हम खेत की जमीन को देख कर आते हैं। भूपति और काव्या अपने जमीन की ओर जाने लगते हैं। जब रास्ते से वो जा रहे थे, काव्या ने अचानक गांव के बीच एक चापाकल देखा। उसे देखकर वो काफी खुश हुई। दादाजी, चापाकल कितने दिन से इस्तेमाल नहीं किया और ना ही देखा है, आज मैं इसे चलाऊंगी। जैसे ही वो चापाकल की ओर बढ़ने लगी, भूपति ने उसके हाथ को कस के पकड़ा और रोक लिया। उस चापाकल को इस्तेमाल ना करो, मुसीबत में पड़ सकती हो। देखो उसे किस तरह से बांध के रखा गया है ताकि उसे कोई इस्तेमाल ना कर सके। काव्या ने देखकर बोला, क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं दादाजी? चापाकल तो इस्तेमाल करने के लिए ही होते हैं। बोलिए दादाजी। भूपति ने फिर उसे पूरी कहानी खुल के बताई। कई साल पहले रात के वक्त
जब एक नवविवाहित दंपति हमारे गांव में आ रहे थे बाइक से, हमारे गांव के किरण और शिव उस दंपति के पास जो भी पैसे और सोने थे वो लूट लिया। शिव ने जब देखा वो दंपति बाइक से आ रहे हैं उसकी ओर, उन्हें रोकने के लिए वो रास्ते के बीच झटके के साथ गिर पड़ा और बेहोश हो गया। यह देखकर वो दंपति सोचे कि उसे बचाने का और दौड़ के आए उनके पास। अरे देखो देखो, लग रहा है ये इंसान बेहोश हो गया है और इसके आसपास कोई है भी नहीं इसे बचाने के लिए। इस बीच किरण पीछे से आया और उनके सर पर जोरों से प्रहार किया। फिर उन्होंने सारे पैसे और सोने लूटकर उन्हें सड़क किनारे जमीन के नीचे दफना दिया और पैसे सोने लेकर चले गए। कुछ दिनों के बाद जब गांव में बहुत भयानक सूखी पड़ी, पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं लोगों के पास थे, तो सारे गांव वालों ने मिलकर सोचा क्यों ना एक चापाकल लगाया जाए गांव में। और गांव वालों ने अनजाने में वही चापाकल लगाए जहां उस दंपति को दफनाया गया था। जब पहली बार उस जमीन के नीचे से पानी आई तो खून बहने लगी। गांव वालों ने जब देखा तो उन्हें लगा कि शायद ये पानी के साथ मिट्टी आ रही है। जब ये सोच ही रहे थे, कुछ देर के बाद एक शरीर और 2 सर वाला शैतान निकल आया उस जमीन के नीचे से। जिस इंसान ने उस चापाकल को पहली बार चलाई थी उसे उन्होंने मार दिया और उसके शरीर को चापाकल के अंदर खींच लिया गया। गांव वाले ये सारी चीजें देखकर काफी डर गए और एक जादूगर को बुलाया वहां पर। उस जादूगर ने अपने तंत्र विद्या से शैतान को बुलाया। क्यों छुपे हो इस चापाकल के अंदर तुम लोग? ये सुनकर वो शैतान बाहर निकल आए और बोले, तुम लोगों ने हमारे जगह पर चापाकल लगाया है और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ आए हैं तुम्हारे गांव के शिव और किरण की वजह से। फिर उन शैतानों ने पूरी घटना खुलकर बताई। गांव वालों ने किरण और शिव को वहां पर बुलाया और उनके हाथ सौंप दिया। उसके बाद शैतानों ने किरण और शिव को वहीं पर मार डाला। पर उसके बाद भी जब भी कोई उस चापाकल को चलाता था, पानी के बदले खून आने लगता था। फिर उस जादूगर ने इस चापाकल की सुरक्षा के लिए सारे गांव वालों को ताबीज दिया। ताबीज पहनने वाले इंसान जब भी चापाकल चलाता है तो पानी की प्रवाह होती है, पर जैसे ही कोई बिना ताबीज वाला इंसान इसे चलाता है फिर शैतान निकल आते हैं और उसे मार देते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें चापाकल के पास जाने से रोका। ये सारी बातें सुनने के बाद काव्या के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। वो काफी डर गई और बोली, हे भगवान दादाजी, मुझे काफी डर लग रहा है। चलिए हम तुरंत घर वापस चलते हैं, जल्दी चलिए। इस तरह काव्या डर से जल्दी घर वापस लौट आई।